अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोएब हसन। शो में आपको वेलकम करते हैं। और जैसे कि आपने शो के आगाज़ में देख ही लिया कि सबसे जो बड़ी खबर है, टॉप स्टोरी हमारी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं पर 9 मई केस में 10-10 साल की उन्हें सज़ा सुना दी गई है। तहरीक इंसाफ पर 5 अगस्त से पहले ही बड़े पहाड़ टूटना शुरू हो गए हैं। और एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर शफाफ तरीके से, बज़ाहिर शफाफ तरीका ही कह लें चले, इलेक्शन लड़ा गया KPK में और वो सारा मामला हो गया। लेकिन देखा ये गया है, देखने में ये आया है, ऑब्जर्व ये किया गया है कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपनी सियासी हिकमत अमली या एहतजाज की हिकमत अमली को तेज़ करती है, या ये ज़रा बयानात इस किस्म के आते हैं कि हम अब सड़कों पर निकलेंगे और हम एहतजाज करेंगे, और ज़रा उसमें प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करती है, तो उसके साथ साथ दूसरी तरफ से उनके केसेस भी, पेशियां भी, और वो फैसले भी आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, 9 मई का जो वाकया है उसको जितना कंडेम किया जाए कम है, और एज ए पाकिस्तानी कोई भी ये नाकाबिले बर्दाश्त है जो कुछ 9 मई को हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो अदालतों के मामलात हैं वो शफाफ तरीके से चलें, केसेस चलें, जो जिम्मेदार है उनको सज़ा दी जाए। इस पर शुकूक व शुबात इसलिए उठते हैं क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी चेकर्ड रही है, और जो टाइमिंग होती है, यानी इंसाफ होता हुआ जो नजर आना चाहिए ना, वो जो हम बात करते हैं तो वो कहीं कहीं हमें नजर नहीं आता है, और हमें टाइमिंग बड़ी मैच करती हुई दिखाई देती है कि यहां से अगर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है तो दूसरी तरफ से टाइटनिंग ऑफ द स्क्रूज वाली बात जो है वो हमें नजर आती है। खैर, बड़े रहनुमा हैं साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर बचर साहब को भी सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनको भी सजा सुनाई गई 9 मई के केसेस में। तो इससे मुतालिक हम आज के शो पर बात करेंगे, और ये सवालात हमारे होंगे कि क्या 9 मई केस में बरी शाह महमूद कुरैशी शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया 9 मई केसेस में, तो क्या क़यादत अब वो संभालने जा रहे हैं, या वो जो एक किरदार जो बैरिस्टर गौहर अदा कर रहे थे, क्या अब शाह महमूद कुरैशी आगे आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे? इसके साथ साथ हम ये भी सवाल होगा कि अब सजा याफ्ता जो रहनुमा हैं उनका आर्टिकल 63 के तहत भी ऑब्वियसली वो भी उन पर लागू होता है, तो ना अहली वगैरह के मामला भी उनका, तो पार्टी में उनका क्या मुस्तकबिल होगा ये भी देखना होगा। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का जो 5 अगस्त के बाद से तहरीक चलाने की बात हो रही है, तो इसका तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? जलसे का ऐलान किया है, हुकूमत की हिकमत अमली इसमें क्या होगी, इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? सीनियर तजियाकार अजहर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब ने भी ज्वाइन किया। निसार खोड़ो साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। निसार साहब, वैसे तो अदालती मामला अलग और सियासी मामला अलग अलग चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ज़रा चेकर्ड सी हिस्ट्री है, जैसे मैंने इंट्रो में भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा। आप ये समझ रहे हैं कि कानून के मुताबिक ये तमाम तर फैसले हो रहे हैं और इनको परसीव भी इसी तरीके से किया जाएगा, या फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो इशू उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें कहीं ना कहीं कोई वेटेज है? देखें, ये 9 मई का केस ये 2-3 सालों से चल रहा था। सही। कभी मार्शल लॉ कोर्ट की बात हुई, कभी ATC की बात हुई, ये 2-3 सालों से ज़ेर बहस था। इसमें हमारी सुप्रीम जुडिशरी भी इन्वॉल्व हुई। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ भी फैसला नहीं दिया, मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ भी फैसला नहीं दिया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट का भी फैसला नहीं आया, और एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने भी 3 साल लगाए। 3 साल लगाने के बाद सबूतों के बुनियाद पर कुछ को सजा हुई है और कुछ को सजा नहीं हुई है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब, कुछ और लोग हैं इनको सजा नहीं हुई, बाकी दूसरों को सजा हो गई। सजा तो उनको भी नहीं हुई ना सर, इसलिए अब सवाल इसलिए कि सजा तो उनको भी नहीं हुई जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जो भरपूर तरीके से मुलविस थे, इनसे ज्यादा मुलविस थे इसमें। 1 मिनट आराम से। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मुख्तलिफ किस्म की हुई थी कि उन्होंने PTI को छोड़ने के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसी ने सियासत से किनारा कशी। हाँ बिल्कुल, देखो ना, सीधी बात करो ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वेग लफ्ज है, किस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात? मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहा हूं जिन्होंने PTI से उस वाक़े के बाद फौरन बाद जब गिरफ्तारियां हो रही थी डिसएसोसिएट किया, PTI छोड़ने का ऐलान किया, बहुत सोने सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली, माफी मांग ली।
सियासत से, कहा कि भाई हमारा काम कप ऑफ टी नहीं है, तो उनको छोड़ दिया गया, हालांकि वो मुलव्विस भी थे। जैसे बात सुने, एफआईआर किन के नाम पर थी, और एफआईआर में ये जो रहे जिनका केस चला, केस तो एफआईआर में भी नाम निकल जाते हैं। आया उनके केस में एफआईआर दर्ज थी और वो आखिरी दम तक एटीसी के फैसले तक वो एफआईआर में थे या नहीं थे, मुझे नहीं मालूम। कोर्ट ने क्या कहा है, हमारे पास उनके खिलाफ इस हादसे में, इस सानेहे में मुलविस लोगों का सबूत मौजूद है और उन सबूतों के बुनियाद पर हमने उनको दिया। सही। अब अगर मैं कहूं कि वो जो उनके फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने मुझे याद है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी थी जिसने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। आया फवाद चौधरी इन्वॉल्व था या नहीं था, ये देखना चाहिए ना। यही तो नहीं देखा गया ना। ये देखा गया कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन रेजिस्टेंस शो कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 मई के मुल्जिमान को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और कोई इन्वॉल्व है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन सर, आप सीनियर सियासतदान हैं, आपको मुझसे बेहतर हिस्ट्री पता है कि इस मुल्क में कैसे नाम डलवा दिया जाता है, नाम निकल जाता है एफआईआर से, कैसे लोग बाहर चले जाते हैं डील करके और फिर वापस आते हैं, एब्सकॉन्डर होते हैं, लेकिन सीधा हुकूमत मिल जाती है। देखो बात सुनो यार, मुराद सईद साहब के लिए कहा जाए आज अखबार में कि वो जो उमर अयूब साहब के लिए उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए हमने उनको सजा नहीं दी। ये कानूनी कोई ना कोई रखता होगा, तो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन है जिसको छोड़ा गया है उनके लिए, या जिनको नहीं छोड़ा गया उनके लिए। जिनको नहीं छोड़ा गया उनको बुनियाद था सबूत का। यास्मीन राशिद साहिबा वहां गवर्नर हाउस या जो कुछ कोर कमांडर हाउस में मौजूद देखी गई, उसमें मौजूद देखी गई तो यास्मीन राशिद साहब का भी नाम आया। इस तरह के वाकयात अगर कहीं हुए हैं जहां वो देखी गई, सही, सिर्फ वर्कर नहीं थे, वहां लीडर भी थे। सही, सिर्फ वर्कर नहीं थे, लीडर साहबान भी थे। अब लीडर सामान जो गए तो किस वास्ते गए, तो सबूत तो इसी बुनियादों को कहते हैं ना। सही, ठीक है। तो एक आप यही कह रहे हैं कि सबूत के हमें स्पेसिफिकली बात अदालत की करनी चाहिए और अदालत में क्या कार्रवाई हुई इसका कोई ताल्लुक किसी भी तरीके से सियासी मामलात के साथ नहीं है, ये आप नहीं जी सर। अच्छा ठीक है, आपका ही मौके में। शौकत साहब दूसरी बात, और दूसरी बात मैं दोबारा आता हूँ ना सर आपकी तरफ। नहीं, एक सेकंड यार। जी। दूसरी बात ये कि अगर किसी को सजा हुई है तो क्या इसी कोर्ट ने अपील का हक उनसे छीन लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं छीना, वो है हाई कोर्ट में। अगर अपील का हक भी नहीं छीना, कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया, कुछ लोगों को सजा भी दे दी, तो फिर आपका तो दरवाजा खुला हुआ है ना अपील में जाने का। सही है, आप जाओ अपील में। ठीक है, बिल्कुल सही। ये शौकत साहब से पूछते हैं ना, शौकत साहब से पूछते हैं कि भाई वो इल्जामात क्यों लगा रहे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने इल्जामात क्यों लगा दिया, अपील का दरवाजा भी खुला है, जो लोग नहीं मुलविस थे उनको छोड़ दिया गया। शौकत साहब, जैसे निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि भाई सियासी मामला से इसका ताल्लुक नहीं है, ये अदालत के मामलात हैं और अदालत ने एविडेंस देखा, जिनके खिलाफ था एविडेंस उनको सजा मिल गई, जिनके खिलाफ नहीं था उनको छोड़ दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नहीं था तो उन्हें छोड़ दिया गया, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? अदालत को चलने दें आप उसके निज़ाम। मेरे भाई 9 मई के जो वाकयात हुए हैं ना, उसकी तो मजम्मत हमने भी की है और हमारे सारे लीडरशिप ने की है, और साथ साथ हम ये डिमांड भी करते रहे कि जी इसके लिए एक आला सतह के अदालती कमीशन बनाया जाए और ये देखा जाए सिर्फ प्रेजेंस मौजूदगी जो है वो कोई गुनाह नहीं है। देखें यास्मीन राशिद साहिबा अगर वहाँ मौजूद थी, अगर वो फुटेज निकाली जाए तो वो तो मना कर रही थी लोगों को कि अंदर ना जाओ, क्योंकि एहतजाज अगर करना था तो बाहर करना था, सपोज अगर करना भी था तो वो तो मना करती रही, तो वो फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वहाँ मौजूद थी। मेरे ख्याल से ये है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए था, फेयर ट्रायल का मौका भी देना चाहिए था, और ओपन ट्रायल होता, फेयर ट्रायल होता तो आज किसी को ये नहीं, किसी को गिला शिकवा भी नहीं होता। देखिए जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए उन सबके नाम निकले, ये तो आपने भी बताया कि किस तरह लोगों के नाम एफआईआर में शामिल हुए। मैं हैरान हूँ, निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं और पीपल्स पार्टी में खुद भी रहा हूँ उस वक्त जब पीटीआई नहीं थी, तो उससे पहले हम पीपल्स फेडरेशन के लीडर हुआ करते थे यूनिवर्सिटियों में।
तो उस वक्त जो होता था ज़िया-उल हक साहब के दौर में, तो इनको नहीं याद है किस तरह केसेस बनते थे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ, उनको किस तरह गद्दार डिक्लेयर किया जाता। बिल्कुल पता, तो सबसे बड़ी बिल्कुल जमात पता। है पीपल्स पार्टी, तो जमहूरियत के लिए अगर कुर्बानियों की बात आए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो कोई आज की बात नहीं है, आप अपने मुखालिफ को खत्म करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं और कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता इन हालात में। तो मेरा ये ख्याल है कि 9 मई का जो ये बार बार कह रहे हैं बिल्कुल गलत हुआ है। मैं कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता, ना हमारे इमरान खान ने इसको कभी सपोर्ट किया, वो हमेशा उसकी उन्होंने भी मजम्मत की। लेकिन अब मसला ये है, एक काम हुआ है और आप कहते हैं जी चलो, अगर सपोज कितने लोगों ने किया, कितने लीडर होंगे, 200 लीडर होंगे, 100 लीडर होंगे, कितने लीडर होंगे, आपने तो पूरी पार्टी को बैन कर दिया, आपने तो पूरी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिएगा। ये जो 400-500 ये तो और बात कौमी है ना, असेंबली के। ये और बात है, ये अच्छा और नहीं, बात मुझे एक पॉइंट, मुझे इस पर जरा आपसे आपसे आपका व्यू पॉइंट चाहिए। ये आपको कैसा लगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत अच्छी बात है, खैर आपके बड़े सीनियर रहनुमा हैं इमरान खान के साथ, वो उनकी उनको छोड़ दिया गया, लेकिन दीगर रहनुमा जो पंजाब में बड़े एक्टिव हैं, जिनके पास पंजाब की क़यादत भी थी और उन्होंने मोबिलाइज भी किया था, वो सारे उनको सजाएं हो गई है। शौकत साहब, कैसा लगा आपको? ये क्या मेथड है या क्या है, इसमें कुछ समझ आई बात? ये कहते हैं ना झुर्लू है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब तो उस दिन थे ही नहीं, वो तो कराची में थे, वो तो प्रेजेंट ही नहीं थे अपने सूबे में। तो वो तो बहुत सारी चीजों, लेकिन उन्होंने जो जेल काटी, वो किस खाते में काटी? क्या इतना अंधा कानून है? उन पे एफआईआर किसने बनाई? ये भी तो सोचना चाहिए ना। एक बंदा था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था, तो उस पे एफआईआर क्यों बनी थी? नहीं, हो अभी वो सकता है एक कि शाह महमूद को जमात लीड करना हो आगे, तो आपके लिए फायदेमंद हो गया ना ये कि आपके एक सीनियर रहनुमा को बरी कर दिया। आए, वो करे, बिल्कुल करे, उनका हक बनता है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना कि इतना अंधा कानून था ना कि किस किस पे केसेस बने हैं, और जो गवाह पेश होते रहे, वो गवाह भी, आप हर केस में वो 2 गवाह थे, वही आते रहे हर जगह के लिए। तो मेरे ख्याल से देखें, फेयर ट्रायल हो जाता ना, तो हम पाकिस्तान, देखें, हमने 100 दफा कहा है, फौज हमारी फौज है, मुल्क हमारा मुल्क है। हमने तो देखे ना, हमारे लीडर जो है, उसके तो कोई एसेट्स ही सारे पाकिस्तान में पड़े हैं, वो तो कोई भागने वाला भी बिल्कुल नहीं। आपसे देखिए, 9 मई का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे साथ रहिए। 9 मई का हुआ तो है, सबने देखा है, उसकी वीडियो एविडेंस मौजूद है, लोग तो मुलव्विस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त सड़कों पर निकली हुई थी। आप सही कह रहे हैं, फ्री ट्रायल होना चाहिए, लेकिन कुछ हदूद भी क्रॉस की गई है ना। आप ऐसी इंस्टॉलेशंस पर जाकर अटैक किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में आगे लगाई जा रही हैं, और सब देख रहे हैं धुआं उठता हुआ उन जगहों पर, जो कि बड़ी हमारे साथ एक दिली एसोसिएशन है। तो खैर, हुआ तो बहुत वो बुरा है, और वो ट्रांसग्रेस किया गया। मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। जी जी जी। अभी यूसुफजई साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने इसकी हिमायत नहीं की। इस पर मुझे थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वीडियो मैसेज बना के और उस दिन चलाया था कि आज मुझे वो किसी झूठे केस में गिरफ्तार करने जा रहे हैं, मैं कौम के साथ फिर खिताब नहीं कर सकूंगा, आप निकलो और हकीकी आजादी के लिए निकलो। ये उनका स्टेटमेंट अपनी जगह पे है, जिसके लिए फोरेंसिक टेस्ट करने की बातें चल रही हैं, जिसको वो इनकार कर रहे हैं। जी, अच्छा ही है। मतलब वो देखे ना कि एक चश्मदीद गवाह ने, वो तो है ना उसमें, कि एक मुलाजिम ने कहा कि उसने जमान पार्क में वो घुसा और सोफे के पीछे वो छुप गया और उसने साजिश को सुना जो हो रही थी। ये भी एक एविडेंस है अदालत के अंदर ही बात। अच्छा, अजहर जावेद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजहर साहब, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कह रही है फिर ये कि भाई ये तो जमहूरियत को सजा हुई है और कानून और इंसाफ ख़त्म हो गया इस मुल्क से, और वो ये कह रहे हैं कि तो सियासी विक्टिमाइज किया जा रहा है हम लोगों को, हम तो मुलव्विस ही नहीं थे। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, बहुत शुक्रिया ज़ेब साहब। देखिए, 9 मई के जो वाक़यात हैं वो सिर्फ 9 मई वाले दिन नहीं हुए, उससे बहुत पहले उसकी मनसूबा साजी जो है वो शुरू हो चुकी थी। अगर आपको याद हो, जमान पार्क के बाहर जो मजमा लगा करता था, जमान पार्क के बाहर जो पुलिस वालों को मारा जाता था, पुलिस जो वहाँ पे लाकानूनियत थी, वो उसके गवाह आप भी हैं, आप भी टीवी चैनल्स पे देखते रहे हैं। उसके बाद जो कुछ बयानात आते रहे और जो कुछ होता हुआ, वो कोई सिर्फ 9 मई वाले दिन नहीं है, उससे बहुत पहले था। अब ये कहना कि ये विक्टिमाइजेशन है, ये बिल्कुल एक स्लोगन है, तमाम हर पार्टी का होता है। जब कोई पीपल्स पार्टी के लोग अंदर उनके खिलाफ मुकदमात होते हैं, गो के मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के हकीकी कुर्बानियाँ थी और उनको वाकई विक्टिमाइज किया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी के बाद ये, अगर इस सारे मामले को अगर आप देखें
तो 9 मई वाले दिन शक्लें भी सामने हैं, आवाजें भी सामने हैं, लोगों का जाना भी सामने है। लिबर्टी मार्केट से लेके कोर कमांडर हाउस तक कितनी सैकड़ों वीडियो सामने आ चुकी हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि यास्मीन राशिद साहबा ने जो काफिला है वो लिबर्टी मार्केट से लीड किया था कोर कमांडर हाउस तक? क्या ये हकीकत नहीं वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के आपको नजर नहीं आ रही थी? क्या ये हकीकत नहीं कि जो कुछ उधर हुआ उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों ने गेट फलांगे तोड़ फोड़ की? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या जो दूसरी खवातीन थी उन्होंने जिस जिस तरह की लैंग्वेज यूज की, आज भी अगर आप देखें पूरी एक 9 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री आज मैं देख रहा था 9 मई के हवाले से, जो लोग ये कहते हैं सबूत नहीं है, मेरा ख्याल है वो गलत बयानी कर रहे हैं। सबूत पूरे के पूरे हैं। 2 साल इस केस को लगे, पूरा मौका दिया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी, इनके लोगों की तरफ से भी, उनको पूरा दिया गया। अब बात यह है कि तशद्दुद की सियासत जो है वो पाकिस्तान की जो के लिए अलमी है। मुझे अफसोस हुआ कि इन पीपल्स जो पीटीआई के रहनुमाओं को सजा हुई, सजा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह के वाकयात भी नहीं होने चाहिए थे। जो शख्स एक इन तरह नहीं, सजा क्यों? आप क्यों दो बातें कर रहे हैं ना आप? तो सजा क्यों, अगर आप कह रहे हैं मुलव्विस है और वो सारे एविडेंस मौजूद है, सजा क्यों नहीं होनी चाहिए थी फिर? क्योंकि वो रहनुमा है तो सजा नहीं होनी चाहिए? सजा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ वो मुलव्विस होना अफसोसनाक। ये अच्छा, ये बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, सारा जो आपने बैकग्राउंडर दिया है और आपने बताया कि भाई ये एविडेंस सारी चीजें मौजूद है, अदालत ने एविडेंस की बुनियाद पर सजा भी दे दिया, सजा याफ्ता भी है, मुआफी भी नहीं मांग रहे वो, ठीक है, और वो इस पे नादिम भी नहीं है, शर्मिंदा भी नहीं है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए फिर मिलनी चाहिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को जलसे की इजाजत? बात कर रहा हूं कि जो नहीं, मेरा सवाल सुने ना, 5 अगस्त को जलसे की मीनार पाकिस्तान पर इजाजत, जिस जमात के रहनुमा इस सारे काम में मुलव्विस हों, अदालत से सजा याफ्ता हों, मुआफी भी नहीं मांग रहे हों, नादिम भी ना हो, तो फिर उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए जलसे की, और मिलेगी हुकूमत की तरफ से? इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरफ मैं आ रहा था, मैं ये कह रहा था जो उसकी मनसूबाबंदी 9 मई की हुई है, वो इसके अलावा जो उसका मनसूबा साज है वो तो डेला जेल में बैठा है। वो तो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को भड़काया, वो महफिलें लगाया करते थे, वो स्टेट के खिलाफ बयान दिया करते थे। आपको याद होगा, तो आप क्लियर है ना, आप क्लियर है कि सब कुछ उन्होंने ही किया है, सब कुछ। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम लाहौर में जलसा करेंगे, 5 को हम तहरीक का आगाज करेंगे, तो हुकूमत की भी तो कोई जिम्मेदारी फिर बनती है ना, या नहीं बनती है? हुकूमत देखिए, इस अब तहरीक इंसाफ क्योंकि एक सियासी जमात है, अरे उसके लीडर तो वही है ना, वहीं से तो गाइडेंस, खान साहब ही तो उसको डायरेक्शन वहीं से तो मिल रही है सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात की कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत है। अगर एक सियासी जमात कोई जलसा करना चाहती है, वो कानून के अंदर रह के जलसा करना चाहती है, पाकिस्तान में तहरीर और तकरीर की इजाजत है, तो आपके मुताबिक जिस जमात का लीडर 9 मई में मुलव्विस हो, उसकी पंजाब की क़यादत 9 मई में मुलव्विस हो, तो वो सियासी जमात भी आप वैसे, ये डायकॉटमी है, मैं आपको बताऊं, ये क्लैरिटी नहीं है, इससे क्लैरिटी कोई नहीं आती है। या फिर बैन कर देना तरीके, ये बात आप करें ना खुल के, आप जो बात आप करना चाह रहे हो करें। आप नहीं, आप 2 चीजें कर रहे हैं। या तो तरीके इंसाफ को आप बैन कर दें कि ये तरीके इंसाफ जमात कालदम है और ये कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकती, तो फिर तो आप उनको कहें जी कि आप सियासी जमात मानते हैं तहरीक इंसाफ को? मैं मानता हूं। कैसे मानते हैं जब उसके लीडर, उसके सरबरा 9 मई की साजिश कर रहे हैं रियासती इदारों के खिलाफ और वहां हमला आवर होने का कह रहे हैं, उनकी रहनुमा, उनके बड़े बड़े रहनुमा जो है इसमें मुलव्विस है, कैसे पॉलिटिकल जमात है वो? इस वक्त तहरीक इंसाफ का सरबराह कौन है? वो देखिए सर, बैरिस्टर गौहर है, लेकिन बैरिस्टर गौहर के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो इमरान खान से ही लेते जाके। कानून के मुताबिक चलना है ना ज़ुहैब साहब, हमें कानून के मुताबिक चलना है। पाकिस्तान का कानून इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात मानता है, बैरिस्टर गौहर को उसका चेयरमैन मानता है, उनके MPs MNAs मुख्तलिफ असम्बलीज में मौजूद हैं, अभी KPK में। अच्छा, अगर हुकूमत ये नैरेटिव, अच्छा मैं निसार साहब से एक सवाल बस कर लूं। निसार साहब, अगर हुकूमत ये आर्गुमेंट करते हुए पाबंदी लगाए जलसे पर और पॉलिटिकल एक्टिविटी पर कि देखिए अभी अभी अदालतों ने सजाएं दी हैं, ये सजा याफ्ता है सारे इनके रहनुमा और इनके वर्कर्स और इनके जो सरबराह हैं वो भी इसमें मुलव्विस थे, साजिश में प्रूव हो गया, तो आप इसको मानेंगे इस आर्गुमेंट को, या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? देखें, मैं कह रहा हूं कि सियासी जमात का जी जलूस और जलसा करने का हक होता है पाकिस्तान की सियासत में। सही। और इमरान खान जेल में, इमरान खान ने 9 मई को ये वीडियो चलाया था और फिर कोर्ट में कर भी चलाया था,
वो किसी भी उन्होंने बयान दिया था कि अगर कोई फिर से ऐसी हरकत की गई, मुझे तंग किया गया, तो उससे पहले से ज्यादा हमला होगा। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। रही बात पॉलिटिकल पार्टी की, मैं उन दोस्त से एग्री कर रहा हूं कि बैरिस्टर गोहर जो है वो अभी चेयरमैन है पीटीआई के, और वो गोहर साहब अपनी जिम्मेदारी पर वो जलसा करने की इजाजत मांग रहे हैं। जलसे की इजाजत दे देनी चाहिए, उसको मना नहीं करना। जी, तो अब देखना यह है कि 5 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और क्या अपने मकासद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाएगी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं तहरीक होगी और रिहा कराकर छोड़ेंगे। उनकी बहनें भी ये कह रही हैं और बैरिस्टर गौहर भी, वो तो कम कह रहे हैं। खैर, गंडापुर बड़ा ये ऐलानात करे इस तरह के। बेटा, बात यह है कि अभी आपने जलसे की बात की, तहरीक तो दिखाई नहीं दे रही कहीं। अच्छा, अगर इमरान खान की हिदायत पर बैरिस्टर गौहर आपके पास आए, आपसे राब्ता करें आपकी क़यादत से कि भाई हमारे साथ मिलकर बैठे आप, तो पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी? खत्म हो जाता है। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को हमेशा रद्द किया है। इसके बावजूद के इमरान खान मास्टरमाइंड है 9 मई के, इसके बावजूद। यार, क्या सवाल कर रहे हैं सर? यही तो सवाल है। और हमारे पास क्यों आएगा? यही तो सवाल है सर। करना चाहते हैं खुद करें, वो जलसा करना चाहते हैं खुद करें, हमसे मदद मांग रहे हैं क्या जलसे की? शौकत साहब, देखिए, दो मौक़िफ़। एक तो अब समझ नहीं आ रहा कि आप लोग एक जमात ऐसी जिसको फ्री, यानी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करने दी जाए या करने दी जाए। मैं तो कंफ्यूज हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या निकला क्या है नतीजा इसका। आप बताएं, क्या सूरत हाल समझ आई आपको भी? देखिए, अगर ये जो इंतकामी कार्रवाइयों की जो ऐनक अगर उतार ली जाए ना, और नफरतों की ऐनक उतार ली जाए, तो मैंने पहले अर्ज किया कि 9 मई के वाक़यात कोई अच्छी वाक़या नहीं है, हमने उसकी मजम्मत की है। और उसके बाद आपने देखा कि बैन तो आपने लगा दिया था, इलेक्शन कमीशन ऐसा रखा आपने कि उसने सारे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद 8 फरवरी को लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में अगर जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत में फिर आप एक पार्टी को कैसे बैन कर सकते हैं? कैसे आप ये कह सकते हैं कि इस पार्टी को बैन करें? क्योंकि सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन 70-75% तो पीटीआई है, अगर कोई इससे एग्री करे या ना करे, लेकिन हकीकत तो यही है। साहब, मुझे बताएं कि रास्ता तो यही है, रास्ता अभी तक और कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ सिवाय इसके कि अनकंडीशनल अपॉलजी और उसके बाद आगे बढ़े। यही है ना अभी तक तो सूरत हाल? आप इस ये तो कोई असर नहीं है कि माफी मांग के आप जुर्म से भाग जाएं, ऐसा नहीं होगा। जो 9 मई में मुलविस लोग हैं उनको सजा मिलेगी और उनके खिलाफ जो चीजें हैं वो सामने आ जाएगी। अभी शौकत यूसुफ साहब ने ये कहा जी कि उनको रोका नहीं गया, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है। फैज हमीद और इमरान खान का जो नेक्सस था, उसका मंसूबा ही यही था कि अगर रोकने की कोशिश की जाए तो वहां पे लाशें बिछाई जाएं। ये इदारे कहते हैं, जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन है, कि अगर वहां पे उनको मुजाहमत का सामना करना पड़ता है या लोगों को, तो इनका मंसूबा बड़ा खौफनाक। नहीं, असद साहब, मुझे बताएं, इदारे से मामलात कैसे बेहतर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, इदारे ने कोई रोल नहीं है। इदारा ना मुज़ाकरात कर सकता है, ना माफ़ी दे सकता है, ना कोई मामलात कर सकता है। देखिए, इस वक्त एक मुंतखब हुकूमत है जिसके सरबराह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब हैं। अगर इन्होंने बात करनी है पीटीआई ने, तो उनको इस मुंतखब हुकूमत, चाहे उनका इतराज़ हो कि ये हुकूमत है नहीं है, ये जिससे भी आए, इन्हें इनसे बात करनी होगी। ये जो बात है ना कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट ने ना बात करनी है, ना किसी किस्म की कोई रियायत दे सकते हैं। जो भी रियायत मिलनी है, जो भी इनको सजा के हवाले से रिलीफ मिलना है, वो अदालतों से मिलना है। जहां तक ये बात है जी, अदालतों में सजा नहीं हुई, इनके लोगों ने उनको सही तरह परसू भी नहीं किया। जो अभी तक की शवाहिद आ रहे हैं उसके मुताबिक, अब यास्मीन राशिद साहिबा हो या एजाज चोई साहब की आपको ऑडियो नहीं एक सुनी आपने, जिसमें वो कह रहे हैं मनसूबा साजी कर रहे हैं। अभी तो सजा इमरान खान साहब को होनी है और इमरान खान बिल्कुल सही सजा ज्यादा होनी है, क्योंकि शौकत साहब, बस बिल्कुल वापस कुछ ही लम्हे बचे हैं रिस्पॉन्ड करना। निसार साहब, आप मुझे पता है कुछ ही लम्हे हमारे पास बचे हैं, बस फाइनल आपका कमेंट क्या है? ठीक है, आपका तज्जिया ले लेते हैं इस पर कि आगे सूरत हाल आप किस तरफ जाती देख रहे हैं? कुछ स्टेबिलिटी आनी है पॉलिटिकल, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो बात की ना कि ये जो कि मुंतखब हुकूमत है, ये आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं इनको, मैंने नाम नहीं सुना इनका कि ये कौन साहब है। अजहर जावेद साहब हैं।
अच्छा अच्छा शाहिद साहब, सॉरी। जी जी। तो मतलब ये कि ये अगर समझते हैं कि ये मुंतखब हुकूमत है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क की जमहूरियत अच्छा का, इस मुल्क शौकत के साहब, ये मुंतखब इलेक्शन। हुकूमत नहीं है तो आपके केपीके या वजीर आला परसों उनके साथ ये खड़े बहुत होकर सेनेट अफसोस की इलेक्शन बात क्यों हुई कि करवा रहे थे? अगर आप देखें, इस आपने तरह मुज़ाकरात किए एक इनके साथ, टीवी चैनल आपकी के ऊपर हुकूमत बैठकर मान आप रही है इस तरह इनको। की स्टेटमेंट देते हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि बात सुने, सबको पता है कि आपके मैंडेट चोरी आपके हुआ है। वजीर आला किसके जो पास जाके चोर इजलास में चोरी शरीक करके होते हैं? हुकूमत बनाते हैं, तो उसको आप मुंतखब हुकूमत कहते हैं, और अभी जो ये कर रहे आपके हैं ये वजीर मुंतखब आला हुकूमत किसके का साथ बैठते हैं होता है। जाके फेडरल में? किस वजीर तबाह आजम कर से दिया, मिलते हैं? मुल्क चल नहीं रहा किसके है, साथ इजलासों में और शरीक सारे होते हैं? मिनिस्टर भाग आप रहे भाई क्यों अगर मना ये हैं। करते हैं इख्तियार कि का आप फैसला और हो खुद जाए ना, शरीक हो उन इजलासों में? वजीर आजम इख्तियार को से नहीं तो मान हुकूमत रहे? ही नहीं चल आप सकते अपने भाई। वजीर आला को देखें कह देना। आप वो सच बात नहीं आपकी करेंगे और देखे मीडिया सच बात नहीं करेगा, पीटीआई तो होगा हुकूमत को नहीं ठीक है। तस्लीम नौ मई करती, में क्या कर रहे हैं? 9 हुकूमत मई में कहती है जिसने इख्तियार गलती की, हमारे मैं पास है। मान क्यों कह रहा हूं कि ये गलती है। वक्त हमारे पास खत्म हो गया, सवाल कुछ और भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत से मुतालिक। बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, अजहर जावेद साहब सीनियर तजियाकार, उन्होंने अपना वक्त दिया। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक और ये क्या है। अब तो खैर लोग इसके बारे में जैसे जैसे जान रहे हैं तो इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा सूरत हाल ये थी कि लोग स्केप्टिकल थे कि ये करेंसी लीगल है या इलीगल है, क्या कुछ है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक की तरफ से क्रिप्टो को लेकर पॉलिसीज़ भी आ रही हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। हमजा अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं, और चौधरी अकमल साहब ने, जो कि चेयरमैन ICMA कराची हैं। दोनों को वेलकम करते हैं शो पर। हमजा, आप ये कहिएगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है पाकिस्तान की मालियाती मदद करेगी या माहौलियाती खतरात में क्या इससे इजाफा होगा? ज़रा एनलाइटन कीजिए हमें इस बारे में। ओके, देखिए सबसे पहले हर एक एक्शन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमें ग्रोथ के लिए प्रोज की तरफ फोकस रहना है और कॉन्स के सॉल्यूशन निकालने हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल टूल साबित हो सकती है। ये लो कॉस्ट पे तमाम फास्ट जो है हमारे पास क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को सेट करेगा, और जो रिजर्व बैंक्स में है हमारे पास सारे सिनेरियोज को बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। और रही बात आपके जो माहौलियात की है, उसके लिए ग्रीन माइनिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं और एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसके जितने भी सेक्टर्स हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं इनसे ओवरकम करने के लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इतने से प्रॉब्लम को इतनी बड़ी ग्रोथ के सामने देखा जाए। सही है। चौधरी अकमल साहब, आप ये बताइएगा, अब हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के नाम से सरकारी इदारे का क़याम, तो ये कितना कारामद साबित होगा? और ये मूव, आप ये स्टेप कैसे देखते हैं? इकोनॉमी को स्टेबल करने की तरफ बहुत ही अहम है, इस वक्त की ज़रूरत है। देखें, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो है क्रिप्टो माइनिंग, ठीक है ना, और दूसरा है क्रिप्टो ट्रेड, यानी उसका ट्रेड करना, लेन देन करना। तो ये दोनों एक सेपरेट चीजें हैं। जब हम क्रिप्टो माइनिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें फिर ये माहौलियाती आलूदगी का एलिमेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें जो सिस्टम्स यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो माहौल के लिए भी जो है वो सेहत नहीं, मतलब बेहतर नहीं है, और साथ ही साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं, इस वक्त जो बिटकॉइन है, जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो है, वो अभी भी अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में करंट रेट्स के ऊपर माइनिंग करें, थोड़ी बहुत मैंने वर्किंग की थी सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए, तो वो तकरीबन $1,34,200 की जो है ना वो हमें पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हुकूमत जो वो सब्सिडी देती है, 24 रुपए यूनिट पे बिजली देती है, तो उस सूरत में ये फिजिबल होगी। तकरीबन 52-53 हज़ार रुपए का जो है ना वो एक बिटकॉइन पड़ेगा। जबकि इस वक्त अगर मार्केट की प्राइस देखी जाए तो 1,17,000 या $1,18,000 की है, जो तकरीबन पाकिस्तानी साढ़े 3,80,00,000 के लगभग जो है वो बनती है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो दीगर है, इथीरियम है और या ट्रम्प कॉइन है, ये लोग अब जो पुराना जो मेथड था प्रूफ ऑफ वर्क वाला मेथड, तो उसके थ्रू माइनिंग तो इनकी नहीं होती, और प्रूफ ऑफ स्टेक का जो सिस्टम है वो जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है इसमें। तो उसमें भी जो है ना वो अगर आप पूल्ड जो है वो स्टेकिंग करें या सोलो स्टेकिंग करें, दोनों सूरतों में जो है ना वो सोलो में तो सिग्निफिकेंट लॉस है, और पूल्ड स्टेकिंग में जो है वो बहरहाल थोड़ा बहुत गुजारा
है। तो माइनिंग के जो है ना वो जब तक हुकूमत सब्सिडी नहीं देती उस वक्त तक पॉसिबल मेरे ख्याल में नहीं है पाकिस्तान में। जहां तक बात की आप ट्रेड की, नाउ ट्रेड इज ए टोटली डिफरेंट स्टोरी। इसके लिए रेगुलेशंस की जरूरत होती है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, बना रहा है कि किस तरीके से क्रिप्टो को एज ए करेंसी डील किया जाएगा। जाहिर है उसके लिए बैंक्स फॉर्म करने पड़ेंगे या उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे जहां पे वाइट क्रिप्टो जो है वो रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो बाइनेंस और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इलीगल करेंसी पड़ी हुई है वो तो 12 लीगल होने नहीं जा रही। वो जो लीगल होगी वो बाकायदा, जैसे हमारे यहाँ पे बैंक्स है ना HPL UPL फला फला फला, तो इसी तरीके से इसके या तो इन्हीं बैंकों को ऑथराइज करेगा स्टेट बैंक, या जो है वो मजीद जो है वो बैंक्स को ओपन किया जाएगा जो क्रिप्टो को भी डील कर रहे होंगे, और सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म्स भी दिए जाएंगे जो बाकायदा रेगुलेटेड होंगे। उसके साथ साथ SECP को भी कानून साजी करनी पड़ेगी ताकि जो कंपनीज इसमें लिस्ट हों या बैंक्स या जो भी इसमें लिस्ट हों तो फिर उनकी लेजिस्लेशन या उनकी अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से की जाएगी। इसी तरीके से FBR के टैक्सेशन का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी लिया जाएगा कि इसको किस तरीके से टैक्स किया जाएगा। तो ये 2-3 जो इदारे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं पाकिस्तान में, इनकी तरफ से बड़ी तेजी से इसके ऊपर पेशरफ्त जारी है। और मेरे ख्याल में बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम इनिशियली इस पोजीशन में होंगे कि क्रिप्टो का ऑफिशियल ट्रेड विद इन पाकिस्तान जो है वो किया जा सके। सही है। हमजा, आप जैसे ये जॉली साहब ने बात की है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये काम करना पड़ेगा पॉलिसीज की वजह। वैसे तो देखिए ट्रेडिंग तो हो रही है, इलीगल ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडिविजुअल बेसिस पे लोग मुनाफे भी कमा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बेसिस पर और लोग माइनिंग की बात की है वो तो किसी सूरत कंपैरेटिव है ही नहीं, फीजिबल अभी तो नहीं दिखती है। और क्या सब्सिडी इतनी दे पाएगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? इसको लेकर इन दोनों चीज़ों पर बात कीजिए ज़रा। देखें, ये डिसीजन मेरी नज़र में लैंडमार्क डिसीजन है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा। उसके अलावा मैं जितना आप 2 साल 5 साल कह रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको जितना जल्दी रेगुलेशन पे लेके आया जाए उतना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। रीजन, हमारे पास ई करेंसी है, हमारी डिजिटल करेंसी, जिसमें इन्फ्लेशन पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे सेफ हेवन जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज की वजह से या फिर न्यूज़ की वजह से हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उसमें सेफली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। ये आपके सामने हालात, क्योंकि कोविड के बाद से अभी तक डिमांड सप्लाई चेन जो है हमारी वो स्टेबल नहीं हुई। लाइक अदर कंट्रीज जितनी भी आप देख लें वो भी स्टेबल नहीं हुई। इसके लिए ये बहुत जरूरी स्टेप है कि कोई ऐसा सेफ करेंसी एसेट निकाला जाए या फिर डिजिटल करेंसी निकाली जाए जिस पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें और इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हम उस पर अच्छे तरीके से एक फ्लक्चुएशन भी ना हो ना। इस पर हम लोगों ने स्टेबल कॉइन्स की अगर बात करें तो वहां पर स्टेबल कॉइन्स का भी ये सारे कंट्री उस पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उसे लॉन्च भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा भी EPKR अगर ये लॉन्च होता है तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। देखें, हर बच्चे बड़े के घर पे फोन में यूनिवर्सिटी, उसी के फोन में ट्रेडिंग टूल्स, उसी के फोन में हमारी इन्वेस्टमेंट का जरिया। तो आप खुद देखें कि कितनी स्टेबिलिटी आ जाएगी। काम तो लंबा है लेकिन रिक्वेस्ट ये की जा सकती है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए, क्योंकि यही चीज हमें आगे आने वाले IT जो हमारा सेक्टर है वो टेक्सटाइल से बड़ा बन जाएगा। ये बात झूठ नहीं है अगर हम तकरीबन 5 से 10 साल इसको लगा दें। जी, चौधरी साहब जैसे कह रहे हैं कि टेक्सटाइल से बड़ा हमारा ये सेक्टर बन जाएगा, तो आप ये समझते हैं यानी EPKR या फिर हम कोई अपना कॉइन इंट्रोड्यूस कराते हैं तो खैर विद इन पाकिस्तान तो हम कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी इसको रिकग्नाइज होने में या इसके ज़रिए ट्रेडिंग होने में ये तो बहुत ही एक अभी इसके बारे में सोचना भी ज़ाहिर कबल अज़ वक्त होगा ये बात। देखो, क्रिप्टो करेंसी चाहे कोई भी हो ना, स्पेशली जो रिकॉग्नाइज्ड करेंसीज हैं, बिटकॉइन है या इथेरियम वगैरह, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। बहुत सारे कंट्रीज में इनकी ट्रेड जो है ना वो ऑफिशियल है, इंक्लूडिंग USA, ये अपना जो खलीजी ममालिक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, तो यहाँ पे इनकी ट्रेड जो है ना ऑफिशियल है। इसको गवर्नमेंट एज ए डिजिटल एसेट्स भी अपने पास भी रख सकती है, जैसे स्टेट बैंक अपने पास गोल्ड के रिजर्व रखता है, इसी तरीके से वो बिटकॉइन के रिजर्व भी रख सकती है। लेकिन जहां तक आप बात करते हैं ना कि प्राइवेट उसकी ट्रेडिंग, तो अब ये यूज के ऊपर है। क्रिप्टो आप समझें जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड
गोल्ड में कैश का क्या काम नहीं हो रहा? हमारे यहाँ अरबों रुपए का डेली का गोल्ड में कैश का काम होता है। इसी तरह डॉलर लोग जो है वो अरबों में कैश का काम डेली का हो रहा होता है। तो ये क्रिप्टो में भी इसी तरीके से कैश का काम हो रहा है। तो इसको जब आप रेगुलाइज करेंगे तो उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक उसको किस तरीके से यूटिलाइज करती है, क्योंकि जाहिर है एक सेफ और सिक्योर एसेट में बहरहाल इन्वेस्ट करेंगे लोग, क्योंकि जैसे गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, दोनों सूरतों में। तो उसमें इसमें भी लोग करेंगे, क्योंकि इसमें अगेन इन्फ्लेशन का रिस्क नहीं है, कोई सेंट्रली कंट्रोल्ड जो नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्विक ट्रांसफर है। तो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स इन दी क्रिप्टो करेंसी। बट अगेन आई मस्ट से कि इसको जो है ना, एक तो हुकूमत को अपने एक रिजर्व एसेट्स के ऊपर तौर के ऊपर यूज करना चाहिए, दैट इज ओके। बट इसकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो किस तरीके से इसको ट्रेड को इसमें ऑप्ट करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, और इस पर डिपेंड करता है कि ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी जो है जो बनाई गई है, अब इस पर कैसे अमल दरामद होता है। बहुत शुक्रिया हमजा अशरफ, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हमारे साथ है, और चौधरी अकमल साहब, चेयरमैन ICM, उन्होंने भी हमें कुछ बताया क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक। अभी खैर ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता लोग समझते जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये देखना होगा कितना कारआमद होता है या नहीं। शो का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक अपना देते रहिएगा। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।